हमर रेडियो हीराखंड हमरा कसुआ मन हमर रेडियो हीराखंड हमरा कसुआ मन। प्योर इंडिया ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्योर सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2022 और सीएसआर सेमिनार का आयोजन नोएडा में 30 अप्रैल को किया गया। प्योर इंडिया सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के तहत जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए 30 चयनित सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एनजीओ एवं कम्युनिटी हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सेमिनार में भारत के विभिन्न राज्यों से 400 से ज्यादा सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा संगठन, स्कूल कॉलेज, स्वास्थ्य संगठन और अन्य सामाजिक विकास से जुड़े लोग शामिल हुए। रेडियो 90.8 एफएम हीराखंड भी इस चयनित संस्थाओं की सूची में शामिल है। इस खास मौके पर हमारे डायरेक्टर मिस्टर विकास महापात्रा जी भी अवार्ड सेरेमनी में मौजूद रहे और इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के रिसोर्स पर्सन के साथ बातचीत की। आइए सुनते हैं रेडियो 90.8 एफएम हीराखंड पे प्योर ट्रस्ट इंडिया के बारे में संस्था के फाउंडर प्रशांत पाल जी के साथ बातचीत। मेरा नाम प्रशांत पाल है और मैं एक प्योर इंडिया ट्रस्ट नाम की एक स्वयंसेवी संस्था है जिसको चलाता हूं और इसके माध्यम से हम विमेन एम्पावरमेंट का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं और ग्रास रूट एनजीओज और सोशल वर्कर्स है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने का काम करते हैं। ये हमारा काम है मोटा मोटा। ये जो प्योर इंडिया ट्रस्ट है, जैसे ये आपने बताया था कि ये प्योर क्यों है, क्यों आपने प्योर इंडिया दिया? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों में आदमी को ऐसा लगता है कि ये शायद कुछ और रहा है, इसका मन में कुछ और होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक नाम जो मेरे लिए पर्सनल कमिटमेंट हो जाता है कि मैं अगर बार बार प्योर बोलूंगा तो मुझे भी सच बोलना पड़ेगा और सही बोलना पड़ेगा और अपने आप को खरा रखना पड़ेगा। तो मैंने मेरे लिए स्पेशली ज्यादा इस नाम को रखा कि प्योर होगा तो हम लोगों को भी किसी तरह की कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे हम। कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये 10 साल हो गया आप काम कर रहे हैं सोशल सेक्टर में। आपने उससे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, बहुत ही बढ़िया पोजीशन में थे, लेकिन ऐसा मन में क्यों आया आपको? आप क्यों छोड़ दिए कॉर्पोरेट सेक्टर और अचानक आपका दिल किया कि नहीं मैं कुछ लोगों के लिए काम करूंगा? मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन वहाँ मतलब एक था कि मैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कर रहा था। एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं, आत्मसंतुष्टि, वो नहीं थी। पैसे तो थे और मुझे लगता है कि मुझे वो काम करना चाहिए था जो मुझे पसंद था। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के काम पसंद हो सकते हैं, किसी को बिजनेस करना, किसी को रेडियो स्टेशन चलाना हो गया, किसी को डांस करना, किसी को म्यूजिक करना, किसी को साइकिलिंग करना। मुझे लगता है सोशल सर्विस मेरा पैशन था और मैंने इसलिए पैशन को प्रोफेशन बनाने का सोचा और इसलिए प्योर इंडिया ट्रस्ट शुरू किया और उस तरह से चर्चा शुरू हो गई। आज आप एक बढ़िया और नेशनल लेवल पे इवेंट कर रहे हैं नोएडा में और ये सीएसआर कॉन्फ्रेंस के अलावा आप अवार्ड सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिविजुअल है काम करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स भी है जो बढ़िया काम करते हैं, उनको अवार्ड देने के लिए, ये उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज का इवेंट हमने इसलिए रखा है कि पिछले 1 साल में जब हमने कुछ यूट्यूब में वीडियोस बनाए थे और ऑनलाइन सेशंस लिए, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को उम्मीद जागी कि हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और उन सभी जिनको ऐसी उम्मीद थी कि हम अच्छा कर सकते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा नेटवर्क बनाने का हमारा प्रयास था, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म। तो आज देख रहे हैं लगभग 20 राज्यों से लोग आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ में तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान ऑफ कोर्स है ही। तो यहाँ के सब जगह के लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और सब लोगों को हम मिलकर एक तरह से फेडरेशन टाइप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। हम चाहते हैं कि जिसमें सब लोगों का बराबर पार्टिसिपेशन हो और सब लोग मिलकर एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट करें, जहां पर किसी को एनजीओ का शब्द सुनकर ऐसा लगता था कि ये कोई करप्ट ऑर्गेनाइजेशन या बेईमानी या पैसे इधर उधर करने का काम करते हैं। तो एनजीओ का नाम सुनकर लोगों के मन में एक अच्छा भाव उत्पन्न हो कि एनजीओ के लोग अच्छा काम करते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य था। इसलिए एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है प्योर सोशल इम्पैक्ट अवार्ड और हमने ऐसे ग्रास रूट वर्कर पर जिनको
कोई और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, जो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म किया था। और ये प्रोग्राम हर साल चलेगा और हर साल इस अवार्ड को लेने वाले लोगों को कहीं ना कहीं किसी तरह का एक मॉनिटरी बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। इस बार आपने पार्टनरशिप किए हैं फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कम्युनिटी में काम करता है और रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से अवेयरनेस जनरेट करता है और कम्युनिटी को भी एम्पायर करने में वो सहयोग करते हैं। लेकिन आपका मन में ये चीज क्यों आया, आपने कम्युनिटी रेडियो के साथ आपको काम करना है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि कम्युनिटी रेडियो बहुत ही पावरफुल टूल है। जैसे मीडिया में हम बात करते हैं टीवी की, न्यूज़पेपर की, बहुत सारे चैनल्स की, लेकिन कम्युनिटी रेडियो की कोई ज्यादा बात करता नहीं है। और कम्युनिटी रेडियोज भी अपनी छोटी सी रेंज को लेकर बहुत ऐसा कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो एक बहुत बड़ा जो CSR फंड जैसी चीज अवेलेबल है हिंदुस्तान में, जो दुनिया का एकमात्र इनिशिएटिव है, उसका फायदा वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को जोड़कर उनको अगर हम ये बेनिफिट देंगे तो 450 रेडियो स्टेशन के माध्यम से हम हमारी आवाज और जो विकास के कार्य हैं वो देश के कोने कोने में पहुंच जाएंगे। इसलिए कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के साथ मिलकर हमने ये प्रोग्राम किया और उनको पार्टनर बनाया इस प्रोग्राम में। इसके लिए मैं FCRS का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, DP सिंह जी का, यशवंत पाटिल जी जो इस प्रोग्राम में आए हैं उनका भी, कि उन्होंने इस प्रोग्राम को मिलकर आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया और हम लोग इसको सफल बना पाए। उड़ीसा से एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है रेडियो हीराखंड, जो संबलपुर में उनका प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है और कम्युनिटी उनका जो है वो संबलपुरी एरिया के आसपास के एरिया है। इस रेडियो स्टेशन को आपने डिसाइड किए अवार्ड देने के लिए, क्यों किए? क्या उसमें पैरामीटर था, क्यों आपने डिसाइड किए कि इस रेडियो स्टेशन को देना चाहिए? तो हमारी एक कमेटी थी, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे, करीब 150 से ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे। उनमें से हमें कुछ कम्युनिटी रेडियोज के भी थे और हमने रेडियो स्टेशंस को इसलिए चुना कि उनके जो काम हैं वो सिर्फ एक कमरे के अंदर रेडियो स्टेशन जो बना हुआ है वहीं से टेलीकास्ट नहीं होते, उनके जमीनी स्तर पर भी काम हमें अच्छे लगे। उनके प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें पता चला कि वो असली में ग्राउंड में चेंज लीडर का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हीराखंड को चुना। और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ हीराखंड रेडियो स्टेशन को कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और ये आवाज को दूर तक लेके जाएंगे। हो सकता है अगले प्रोग्राम में ज्यादा रेडियो स्टेशन अवार्ड ले सकें। देश में काफी इश्यूज है, काफी प्रॉब्लम है, लोगों का जीवन भी काफी इतना सरल नहीं है और ये एक सोशल सेक्टर में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उनका भी जीवन इतना आसान नहीं होता है। आपने इतना डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों चुना? और आप बताइए, कम्युनिटी रेडियो हो या कोई NGO हो ग्रासरूट लेवल का, उनके लिए भविष्य में आप क्या क्या प्लानिंग सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर बनना, सबका साथ सबका विकास, ये ऐसी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा आत्मनिर्भर बनवाना, उनको फंडिंग के माध्यम से, ऑफ कोर्स उनको अलग अलग टूल्स बताकर कि ये टूल्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। और उनके पास जो हिंदुस्तान के कोने कोने का जो कंटेंट है, जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, हमारी आर्ट है, वो चीज कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। तो उस कंटेंट के लिए भी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश करेंगे कि जहां वो कंटेंट एक प्रिजर्व हो और उसी कंटेंट से उनकी रेगुलर इनकम बनने लगे। तो इस तरह का भी एक प्रोग्राम हम सोच रहे हैं कि जिससे आगे चलकर रेडियो स्टेशन खुद एक सस्टेनेबल हो और उनके लोगों की कैपेसिटी भी बिल्ड हो, वो खुद अपने आप को एक इस तरह का मूवमेंट क्रिएट कर सकें जिससे उनका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो। तो ये पूरे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को आगे आने वाले समय में आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक आप अभी लॉन्च किए जो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, कंसेप्ट तो बहुत नया लगा, बढ़िया, अच्छा लगा। उस बारे में थोड़ा हमारा लिसनर को बता दीजिए, ये कैसे वो बेनिफिट? तो ये हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। और ये नया प्रोग्राम हमने लॉन्च करा है और ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो विधवा होती हैं या जिनको छोड़ दिया है या तलाकशुदा हैं या बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं या सिंगल मदर हैं, उन लोगों को अपना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए या डिसेबल लोगों को एम्पावर करने के लिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जो जहां पर है वहीं से ही उनका छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जैसे सब्जी की दुकान हो गई, कोई टेलरिंग का है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम है, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम है,
जो भी वो काम उनको पसंद है उसके लिए हम 15 से 20 हजार की ग्रांट उनको हम देंगे और उनको 1 साल तक हैंड होल्डिंग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हर महिला अपने बिजनेस में सफल हो। हम ऑलरेडी 1700 महिलाओं को एम्पावर कर चुके हैं जिनके बिजनेसेस सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो ये प्रोग्राम हमने आज लॉन्च किया है, जिससे आने वाले समय में आप देखेंगे 10,000 से ज्यादा महिलाएं 2025 के एंड से पहले तक सफल करने की हमारी प्लानिंग है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वो बहुत ही सिंपल सा टूल है, एक हमारा वेबसाइट है, उस पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे कि भाई मुझे सपोर्ट चाहिए, तो वो क्लिक करेंगे, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और गांव का नाम डालेंगे और उसके बाद में हमारी टीम ही उनको कांटेक्ट करेगी और वहां जो आसपास हमारे एनजीओ पार्टनर है उनके माध्यम से या रेडियो स्टेशन है उनके माध्यम से हम उन महिला तक पहुंचेंगे, वेरीफाई करेंगे और उनको सपोर्ट मिल जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं रेडियो 90.8 एफएम हीराखंड में हमारे डायरेक्टर विकास महापात्रा जी के साथ फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के प्रेसिडेंट यशवंत पटेल जी के साथ बातचीत। मेरा नाम है यशवंत पाटिल, मैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ऑल इंडिया। ये जो आपका फेडरेशन है वो क्या क्या काम करता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ये रजिस्टर्ड हुआ है 2014 में और उसके बाद हम लोग कम्युनिटी रेडियोस को गाइड करने के काम करते हैं और हम लोग कोई मिनिस्ट्री से फंडिंग लेके हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते ऐसे नहीं है, हम लोग फ्री ऑफ चार्ज लोगों को गाइड करते हैं, उनकी कोई समस्या है उसको सॉल्व करते हैं। ये जो आज का इवेंट यहाँ हो रहा है नोएडा में, तो ये जो प्योर इंडिया ट्रस्ट है उनके साथ आपने पार्टनरशिप किए हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस क्या है, उसमें पार्टनरशिप आपने क्यों किया, उसमें क्या फायदा, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। तो जी ये जो प्योर इंडिया ट्रस्ट है इनके साथ हमारा MOU हो गया है 1 महीना पहले और हम लोगों ने एक एम ऑन ऑब्जेक्ट ये रखा है कि जितने भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं उनको सस्टेनेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट से एडवर्टाइजमेंट्स ना के बराबर है और लोकल एडवर्टाइजमेंट्स कोई नहीं मिलती क्योंकि रेंज कम होती है, तो सस्टेन होना बहुत मुश्किल होती है। जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस है उनके रेडियोज चल पाते हैं, तो इन लोगों को सस्टेन कैसे करें ये एक समस्याओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये CSR का इनका प्रोजेक्ट करते हैं प्योर इंडिया ट्रस्ट। तो इनको CSR से काफी फंड भी मिलता है और ये काफी उसको यूज करते हैं। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे सभी रेडियोज के लिए कि हम लोग ये सस्टेनेबल रेडियो कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम लोग CSR फंडिंग करेंगे, उसमें अलग अलग टॉपिक पे हम लोग इसको काम करेंगे। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपने अभी डिस्कशन किए। सचमुच कम्युनिटी रेडियो वाले काफी प्रॉब्लम में है क्योंकि कम्युनिटी रेडियो चलाना काफी मुश्किल है क्योंकि उनके जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो कहीं से भी मिल नहीं रहा है। ऐसे ही तो मिनिस्ट्री सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री का कोई प्रोग्राम नहीं है और ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है ना कोई मिनिस्ट्री का है। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है वो आगे, क्योंकि देश में इतने सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो ये सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो अभी तो हम लोग 1 महीना ही हुए हैं हम लोगों ने जो MOU किया है, लेकिन हम लोग अभी इसके ऊपर मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे कि हम लोग इसको कौन से प्रोजेक्ट में लाएंगे। जैसे इनमें वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन स्किल डेवलपमेंट है, तो एक रोजगार कैसे देवे, तो हम लोग कम्युनिटी रेडियो से ये एडवर्टाइजमेंट्स भी देंगे, भाई ये आप CSR कर सकते हैं। तो इस हिसाब से रेडियोस को फंड मिलेगा क्योंकि बहुत सारी कंपनियां वुमेन एम्पावरमेंट है, एनवायरमेंट है, फिर क्लीनलीनेस है, वाटर कंजर्वेशन है, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बहुत कंपनीज जो है कारपोरेट्स हैं वो करना चाहती है, लेकिन वो ढूंढती है कि भाई कोई अच्छा ऑनेस्ट NGO मिले, ऑनेस्ट क्योंकि सारे कम्युनिटी रेडियो एक NGO है, क्योंकि NGO को ही कम्युनिटी रेडियो मिलता है। तो कम्युनिटी रेडियो चलाने के लिए NGO पावरफुल होना चाहिए, NGO पावरफुल होने के लिए CSR फंड कारपोरेट से मिलता है। तो हम लोग अभी इसके ऊपर पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम बताएंगे। CSR फॉर CRS ये बहुत ही मैचिंग वर्ड है। आप कैसे सोचते हैं कि उसको कोलैबोरेशन किया जाए, उसको काम मिलके किया जाए, उसके ऊपर आपको क्या बोलना है? CSR फॉर CRS ये मैचिंग वर्ड है क्योंकि दोनों कम्युनिटी के लिए काम करते हैं।
तो इसीलिए हम लोगों ने ये मैचिंग वर्ड यूज किया है। और ये हम फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FCRS ने ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है और पूरा इंडिया में कि CSR फॉर CRS। तो ये एक अच्छा मैचिंग है और ये बहुत आगे चल के काम आएगा सभी रेडियो स्टेशन के लिए। और हम शुभकामना करते हैं कि लोग इसमें जितने भी रेडियो से जुड़ेंगे। अच्छा, जितने भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट चलाते हैं, उनके आसपास में कोई कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता ही है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कभी उनको अप्रोच नहीं करता है। नाइदर दे आर अप्रोचिंग द कम्युनिटी स्टेशन नॉर दे आर मेकिंग एनी रिलेशनशिप विद देम। तो ये जो एक गैप है, डू यू थिंकिंग दैट ये गैप आप मतलब मेकअप कर सकते हैं इसी माध्यम से, इसी कंसेप्ट माध्यम से? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी कम्युनिटी रेडियो का एरिया है उसके आसपास की कंपनियों में जाके उनको मिलना पड़ेगा HR डिपार्टमेंट को, क्योंकि हर कंपनी में HR डिपार्टमेंट होता है, उसको CSR एक चार्ज दिया हुआ रहता है। या तो बहुत बड़ी होगी तो उसके CSR डिवीजन ही अलग होता है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG फॉर CRS, तो ये भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट अभी लेके आ रहे हैं FCRS के थ्रू। तो SDGs है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर CRS। तो वो ये कंपनियों को आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा, आजू बाजू में जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। यहाँ एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें 2 कम्युनिटी रेडियो सिलेक्ट हुए हैं। उसमें एक रेडियो हीराखंड संबलपुर से भी है जो काम करने के लिए प्योर इंडिया ट्रस्ट आज उनको अवार्ड देने वाले हैं। उसके बारे में कुछ बताएंगे? तो हमारे साथ महापात्रा जी है जिनको अवार्ड मिला है, उनको बहुत बहुत दिल से और सभी की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से बधाई हो। प्योर सोशल इम्पैक्ट अवार्ड सेरेमनी के दौरान आइए सुनते हैं रेडियो 90.8 FM हीराखंड पर हमारे डायरेक्टर विकास महापात्रा जी के साथ गौरी शंकर जी के कम्युनिटी रेडियो के बारे में एक खास संदेश। मैं गौरी शंकर केसरवानी, एडिशनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेल देखता हूं। और जैसा कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो आए और अपने को सेटअप करें और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटीज को फायदा हो। तो ये उद्देश्य लेकर के जो सरकार का योजना है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो लगे और वो कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी के द्वारा एक अपने को सशक्त वॉइस को स्ट्रांग करने का बहुत बड़ा माध्यम बने। सर, आज जो आपने आए थे प्योर ट्रस्ट इंडिया, जिसने इतना बड़ा इवेंट किए थे, काफी कम्युनिटी रेडियो भी आए थे और NGO भी आए थे, उनके लिए क्या आपका संदेश है? देखिए, एक्चुअली कम्युनिटी रेडियो एक रेडियो प्लेटफॉर्म होने के, इसको चलाने के लिए बहुत ही फंड्स की आवश्यकता होती है, जिसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमें पता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक कंपोनेंट है जिसमें कि कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% देना पड़ता है। तो अगर ये ब्रिज बन पाए कि जिससे कि वो अपने सस्टेन हो पाए, जब वो सस्टेनेबल रहेंगे, सस्टेन कर पाएंगे, तो कम्युनिटी के हित में अच्छे प्रोग्राम्स बना पाएंगे और अच्छे प्रोग्राम्स के माध्यम से उनका सोशल अपलिफ्टमेंट पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट तो सहायता करती है, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बहुत बड़ा कॉर्पस है, इसलिए समझना होगा कि किस प्रकार से कम्युनिटी रेडियो अपने को प्रोजेक्ट करें कॉर्पोरेट को, जिससे कि जो उनका उद्देश्य है और हमारा उद्देश्य, चूंकि दोनों मीट करता है, लेकिन एक चैनलाइज करने की आवश्यकता है। उसके लिए इस सेमिनार में डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर की गई और ये बहुत यूजफुल रहा होगा। यहाँ 2 कम्युनिटी रेडियो का अवार्ड भी मिला है उन काम के लिए। एक तो उड़ीसा से है, दूसरा पंजाब से है। उड़ीसा में जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो रेडियो हीराखंड है और दूसरा जो पंजाब से है वो यूनिवर्सिटी चलाते हैं। तो उनके लिए क्या आपका? देखिए, ये अवार्ड शो करता है कि आपने कम्युनिटी को कनेक्ट किया है, आप कम्युनिटी के हित के लिए रेडियो का यूज कर रहे हैं और यही तो मेन उद्देश्य है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं ये चाहता हूं कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ शेयर करें, जिससे और भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन धीरे धीरे आगे आएं और लोगों की भलाई के लिए काम करें। आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली से डॉक्टर हीरालाल, एडवाइजर ऑफ मॉडल गांव के साथ हमारे डायरेक्टर विकास महापात्रा जी की बातचीत। मैं डॉक्टर हीरालाल, मैं IAS अफसर हूं उत्तर प्रदेश में 2010 बैच का और वर्तमान में मैं अपर मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन और APD एड्स कंट्रोल सोसाइटी के पद पर मेरी पोस्टिंग है। ये जो एक नया कंसेप्ट आपने डेवलप किए है, ज्यादातर जो रूरल लोगों के लिए, जो ग्राम उत्थान है या रूरल एरिया में लोगों को एम्पावर करना,
उनका जरूरत को पूरा करना, ये चीजों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग एक मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट लेके उस पर काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। प्रोजेक्ट का नाम है मॉडल गांव। तो मॉडल गांव कुछ नहीं है, ये केवल सिंपली जो हमारे महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था, फिलॉसफी दी थी, थियरी दी थी, और पूरा स्कीम नाम की एक फिलॉसफी और स्कीम दी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये दोनों जो थियरी है, इसका प्रैक्टिकल हम लोग गांव में कर रहे हैं, और उससे हम लोग रियलाइज करेंगे, इन सपनों को जमीन पर उतार रहे हैं, इन दोनों लोगों के सपनों को। तो इसके लिए हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसके 3 पार्ट हैं। एक तो पार्ट है विलेज मैनिफेस्टो। हमारी जो मॉडल गांव की साइट है उससे ऑनलाइन कोई भी विलेज मैनिफेस्टो बना सकता है। विलेज मैनिफेस्टो ये बताएगा गांव के सभी लोगों को कि विकास क्या है, विकास के कितने मुद्दे हैं, और उनके अंदर डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएट करेगा। अभी गांव वालों के मन में विकास के प्रति कोई भूख नहीं है, डिमांड नहीं है। तो जब पूरे गांव के लोगों में डिमांड ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा और मुद्दे पता हो जाए, तो सब लोग मिलके काम करेंगे, तो एक सिनर्जी इफेक्ट आएगा और पूरे गांव की ऊर्जा से गांव का विकास होगा। पार्ट 1। पार्ट 2 है, गांव में जो अच्छे लोग हैं उनको हम लोग ग्रुप में जिले में ही जो मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन या किसी सब्जी में कोई भी जो अच्छा काम होता है वहाँ भेजते हैं लर्निंग टूर पे। वहाँ वो लोग ग्रुप में जाते हैं, सीख के आकर के अपने गांव में लागू करते हैं। नॉलेज इज पावर। तो वी आर एम्पावरिंग देम थ्रू practical knowledge, by imparting them through practical knowledge, and to impart practical knowledge we are organizing tours to visit best practice। उनको हम लोगों ने चेंज मेकर नाम दिया। तीसरा पार्ट हमारा यह है कि गांव में लोग खेती करते हैं, खेती नहीं करना चाहिए, क्यों? घाटे का काम है। तो गांव वाले मिलके एफपीओ बनाएं और गांव वाले मिलके एफपीओ चलाएं, जिससे खेती जो घाटे का है वो मुनाफे में बदल जाए। तो ये बहुत सारा, ये 3 पार्ट में बहुत सिंपली हम लोगों ने डिजाइन किया। इसकी पूरी जानकारी हमारे जो हमारी साइट है www.modelgaon.org, ये पूरी जानकारी मॉडल गांव की साइट पे है। और ये आइडिया हम कलेक्टर थे जनपद बांदा में 2018 में अगस्त से लेकर के फरवरी 2020 तक 1.5 साल 18 महीने वहाँ ये सब मैं कर चुका हूँ। ये मेरा टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड फार्मूला है, उसी को हम लोग रिप्लिकेट कर रहे हैं मॉडल गांव में। यूपी में आप अभी ऑफिसर है और यूपी में आप इस चीजों को इम्प्लीमेंट किए हैं, कितना सक्सेस आपको मिला? मतलब परसेंटेज हिसाब से देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है? देखिए, अगर परसेंटेज तो 100% सफलता मिला। क्यों? मॉडल गांव एक दिन में नहीं बनेगा। मॉडल गांव बनाने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए किसी गांव को, ठीक है? तो पहली चीज क्या होती है कि जो आपका आइडिया है वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पसंद आ रहा है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने जो 2 साल में कोरोना पीरियड में, हमारा पूरा पीरियड कोरोना का था, हम लोग जनवरी में शुरू किए और तुरंत कोरोना आ गया। तो कोरोना पीरियड में हम लोगों ने अपने इस मॉडल को प्रोपोगेट किया, प्रचार प्रसार किया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, पसंद किया, और अब लोग अडॉप्ट करके कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका रिप्लिकेशन कैसे आपका प्लानिंग है? कहाँ कहाँ करने वाले हैं और बाकी जो स्टेट है उसमें क्या करने का आपका प्लानिंग है? देखिए, अभी तो हम लोगों का फोकस यूपी है क्योंकि हम लोग यूपी में बेस्ड हैं, लेकिन ये पूरे हमारा ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी आदमी हमारे साइट पे जा करके हमारे कॉन्सेप्ट को पढ़ सकता है, फिर हम उससे हैंड होल्डिंग करेंगे, हमसे वो कनेक्ट कर सकता है, हम उसके जो हैंड होल्डिंग में जो उसकी दिक्कतें आएंगी वो दूर करेंगे, उसको जिस चीज की डिफिकल्टी होगी वो दूर करेंगे। बेसिकली वी आर सेलिंग द आइडिया एंड आवर आइडिया इज टेस्टेड ट्राइड एंड वेरीफाइड इन ए डिस्ट्रिक्ट। ये नहीं है टॉप डाउन नहीं है, बॉटम अप अप्रोच है। तो ये फेल होने का इसमें कोई चांस नहीं है। सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी ये है कि इट इज ए बॉटम अप अप्रोच, और ये वी आर सेलिंग दिस आइडिया एंड वी आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स एंड लाइकिंग्स। आज आप प्योर इंडिया ट्रस्ट की फंक्शन पे आए हैं एज ए गेस्ट, और आपने देखा कि काफी देश भर से लोग आए हैं, एनजीओ की रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो एनजीओ के लोग आए हैं इनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको मैं जानता हूँ। कोई एनजीओ जाता है तो उसको रिस्पेक्ट के भाव से नहीं देखते हैं, फंड मिलने में दिक्कत हो रही है, इनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं इनसे कहूँगा कि एनजीओ वाले जो लोग होते हैं उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, तभी वो एनजीओ बनाते हैं।
रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले लोग ही एनजीओ बनाते हैं और चलाते हैं, तो इनको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, और जैसे आज ही ये प्योर ट्रस्ट का जो ये है उसमें इनकी समस्याओं पर ही तो ये चर्चा हो रहा कि आपको फंड कैसे मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए, और ये हैंड होल्डिंग भी करेंगे फंड दिलाने में। तो मेरा ये कहना है कि इसको बड़े पेशेंटली और अमेंडमेंट करके सुधारने की दिशा में काम करते रहना चाहिए। आप गवर्नमेंट से इतने पदों पर है और काफी काम किए यूपी में, और एनजीओ है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, काफी समस्या से वो रहते हैं, जूझते हैं, लेकिन जो माइंड सेट है मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और एनजीओ फंक्शनरीज का, उसमें बहुत फर्क देखने के लिए मिलता है और ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होता है। तो इस बारे में आपका क्या सुझाव है? हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। माइंड सेट बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट ऑफिशियल का माइंड सेट बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है एनजीओ के तरफ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आने वाले दिनों में काफी परिवर्तन होगा, जैसे CSR एक्ट बना और फिर एनजीओ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप ले रही है, उनको कहीं इम्पैनलमेंट हो रहा है नीति आयोग में, ऐसे CSR अथॉरिटी बन रही है, अभी राजस्थान में बना, गुजरात में बना, तो धीरे धीरे इस दिशा में काम हो रहा है और धीरे थोड़ा समय लगेगा। एवरीथिंग विल बी इन द राइट स्टेप वेरी सून। मेरा नाम बिंदु कृष्णन है और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, जिसका नाम है शिक्षादान फाउंडेशन। और शिक्षादान फाउंडेशन में हम जो स्टूडेंट्स 12th कंप्लीट कर लेते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति, ताकि वो अपना डिग्री कंप्लीट करें, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली 10th के बाद ITI वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू। तो अभी तक हमने 18,500 स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और हमारी जो पार्टनरशिप है वो ऑल ओवर इंडिया स्मॉल एनजीओ के साथ है, जो मिलके इन स्टूडेंट्स का वेरीफाई करके हमको बताती हैं कि ये स्टूडेंट्स को जरूरत है। तो अगर आपके एरिया में कोई ऐसा एनजीओ है जो इस एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है, तो उनको कांटेक्ट कीजिए, अपने सारे डिटेल्स दे दीजिए एंड दे विल गेट इन टच विद अस। तो वैसे कांटेक्ट होता है। हम डायरेक्टली कांटेक्ट में तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि 2 ही लोग हैं और कोई हमारे एम्प्लॉयज वगैरह कोई नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या आपने फिक्स कर रही है? फैमिली इनकम, बीपीएल फैमिली हो, या फिर अगर सिटीज में है तो मिनिमम 3 लाख एनुअल इनकम से कम हो, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, और मेरिटोरियस बच्चा हो, पढ़ाई तो आती हो, अगर शौक ही नहीं है पढ़ने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और करे वो, बट एटलीस्ट मिनिमम 70% तो लाए मार्क्स। हाँ, बिल्कुल। और एक चीज है कि कितने दिन तक आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, पूरा उनका जब डिग्री कंप्लीट हो जाए तब तक करते हैं। अच्छा। हाँ, तो 3 साल का करते हैं, बीटेक है तो 4 साल का करते हैं, या फिर अगर मेडिकल है, बहुत कम लोगों का करते हैं, वो 4-5 साल का होता है सपोर्ट उसका, वो करते हैं। अच्छा, फिर भी आपको कांटेक्ट करने के लिए कोई वेबसाइट या कुछ? हमारा वेबसाइट है शिक्षादान फाउंडेशन, शिक्षादान.com के नाम से, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वहाँ पे ईमेल आईडी है, उस पे आप कांटेक्ट कीजिए, बट वापस आपको हमारे किसी पार्टनर के थ्रू ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि डिटेल्स हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना इतने लेवल पे। तो ओडिशा में कोई पार्टनर आपका है? जिंदगी फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। अच्छा। हाँ, तो उनसे आप कांटेक्ट करेंगे एंड नीट आपने क्लियर कर दिया है तो फिर अपॉर्चुनिटीज हैं स्कॉलरशिप मिलने के। आप सुन रहे हैं हमारे डायरेक्टर विकास महापात्रा जी के साथ शिक्षा दान की को फाउंडर बिंदु कृष्णन जी की बातचीत। मेरा नाम डॉक्टर DP सिंह है। मैं सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसमें पूरे देश के 417 प्लस रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। और आज का ये जो आयोजन रहा है वो इसलिए रहा है कि हम जो हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उनको एक बल मिले, एक नई दिशा, जो CSR फंड्स और एक उनके सस्टेनेबिलिटी का जो प्रश्न है वो हल हो, और उसके लिए एक नया रास्ता, नया दरवाजा खोलने का हमारा प्रयास है कि हम कम्युनिटी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड्स है उसमें कम्युनिटी रेडियोज विचार भी नहीं कर रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे कि उस दिशा में भी हम जाएं और प्रयास करें।
और हमने इसके लिए प्योर इंडिया ट्रस्ट जो पहले से काफ़ी इस फील्ड में काम कर रहा है, उसके जो फाउंडर हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में हमने इसलिए ये टाई अप करा है ताकि उस लाइन को हम समझें और हमारे रेडियो स्टेशन उत्साहित होकर और इस रास्ते पर आएँ ताकि वो ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा समाज सेवा कर सकें। जी। अच्छा, इन फ्यूचर ये जो प्योर ट्रस्ट इंडिया है उसके साथ क्या एक्चुअली आपका प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं? हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि हम रेडियो स्टेशंस को एक इस प्रकार का कैपेबल बनाना चाहते हैं कि वो अपने फंड्स और अपने संचालन के लिए वो किसी दूसरे का मुंह नहीं ताके और वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, उसके आमदनी के जरिए उसी की एक्टिविटीज से क्रिएट होने लग जाए। इसके लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप को है, एजुकेशन को है, उनको इस प्रकार का एक बेस बनाना चाहते हैं कि वो किसी से फंड मांगने के लिए और उसके लिए नहीं जाए, बल्कि लोग अपने आप उसके पास फंड लेके आए। ये कैपेबिलिटी उसमें डेवलप करने के लिए है। और चूंकि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक अपने इलाके में, अपनी कैचमेंट एरिया में लोगों के वेलफेयर के लिए है, इसलिए वेलफेयर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल पे नहीं, उनको एक्टिविटी लेवल पे भी लेके जाएं ताकि कुछ एक्टिविटीज कम्युनिटी रेडियो के थ्रू करें जिससे लोगों की आमदनी भी बढ़े। लोगों की आमदनी बढ़ेगी, निश्चित रूप से रेडियो स्टेशन की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। हम इसके लिए टाई अप कराएं। जी। आज के इवेंट में 2 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को अवार्ड मिला है। एक तो यूनिवर्सिटी है, दूसरा एक एनजीओ है जो ओडिशा में काम करता है और उनका एक रेडियो स्टेशन है जो हीराखंड नाम पे वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। दूसरा पंजाब के है। जी, ये दोनों को मिला है अवार्ड। जी, आज ये जनरल सेक्रेटरी, आपका मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या आप बोलना चाहेंगे? हमारे लिए अभी तक जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को जो अवार्ड देने की जो परंपरा थी वो सिर्फ सरकारी स्तर पर थी, मंत्रालय सिर्फ अवार्ड दिया करता था। हमारा ये एक प्रयास है कि जिससे दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो भी कम्युनिटी रेडियोज के कामों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, इसके लिए प्रयास थी। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने माउंट आबू में सिर्फ एक संकल्पना करी थी कि हम फेडरेशन के थ्रू कम्युनिटी रेडियोज के लिए कुछ अवार्ड शुरू करेंगे और उसको 1 महीना भी नहीं हुआ कि ये अवार्ड सामने आया। और छोटा बड़ा जो भी है अवार्ड है और हमें पूरे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में एक नई उत्साह और एक नई दिशा की हीराखंड और पंजाब के चितकारा रेडियो के माध्यम से सभी में एक मैसेज गया है और सभी में एक उत्साह की शुरुआत हुई है। पूरे देश में इस तरह की पहली शुरुआत इन दोनों रेडियोज को खूब सारी बधाई जो दूसरों के लिए उदाहरण बने। रेडियो 90.8 FM हीराखंड पर आप सुन रहे हैं हमारे डायरेक्टर विकास महापात्रा जी के साथ डॉक्टर DP सिंह, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो की खास बातचीत। हीराखंड के डायरेक्टर विकास महापात्रा जी के साथ दीपिका ठाकुर जी की बातचीत। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है। मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूं और ट्रांसजेंडर लीडर के तौर पे काम करती हूं दिल्ली से। और दिल्ली में एक संस्था का एक ऑफिस है जो चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, YRG केयर करके, जो HIV का सबसे पहला जिन्होंने जांच किया था हिंदुस्तान में, उस संस्था के साथ काम कर रही हूं। और अभी दिल्ली में ग्रीन पार्क में मेरा ऑफिस है, तो वहां पर मैं नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर के तौर पे काम करती हूं। और 20 ट्रांसजेंडर सेंटर पूरे इंडिया में हैं मेरे, जिनके साथ मैं जुड़ के काम कर रही हूं। यहाँ आप आए हैं आज जो प्योर इंडिया ट्रस्ट का इवेंट है, वहाँ प्राइज गिविंग सेरेमनी है, आपको अवार्ड भी मिलने वाला है। इस अवार्ड किस लिए आपको मिल रहा है? तो प्योर इंडिया ट्रस्ट का जो मानना है कि वो प्योर सोशल इम्पैक्ट, मतलब समाज में जो इम्पैक्ट लाने वाले जो व्यक्ति हैं उन लोगों को वो सम्मानित कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है। मैं तो अपनी तरफ से एक काम करती रहती हूँ। मैं ट्रांसजेंडर समाज के व्यक्तियों के लिए और उनके अधिकारों के लिए काम करती हूँ, तो उनके लिए बहुत सारे जो कानूनी अधिकार है उनके लिए भी मैं काम कर रही हूँ। और स्कूल, कॉलेजेस, इन सब जगह जाकर मैं ट्रांसजेंडर समाज क्या होता है, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, उस तरीके के सेशंस देती हूँ। तो मैंने अभी तक 5000 बच्चों को ट्रेनिंग और सेशंस दिए हैं पूरे दिल्ली में। और उसके अलावा मैं बाहर भी अभी सेशन देती हूँ। इसके साथ साथ मैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी और रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी दिलाती हूँ। और उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो मैं अभी तक 250 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिला चुकी हूँ और 40 से 50 लोगों को उनके रोजगार या नौकरी की तरफ सेटल कर चुकी हूँ। ये अभी तक का मेरा योगदान है जो मैंने किया है कम्युनिटी के लिए। उसके साथ साथ और चीजें हैं कि मैं लोगों के रिज्यूम कलेक्ट करती हूँ, कम्युनिटी के लोगों के, और जहां भी मुझे नौकरी दिखाई देती है वहां उनके सीवीज भेजती रहती हूँ। अब मुझे ये भी नहीं मालूम है कि किसका नौकरी लग जाता है, मैं नहीं जानती, मैं उसका कोई ट्रैक नहीं रखती हूँ। लग जाता है, लोग 6 महीने 1 साल बाद आकर बोलते हैं कि थैंक यू दीपिका जी, आपकी वजह से नौकरी लग गया है।
तो मुझे बस उस बात की बड़ी खुशी होती है कि किसी की जिंदगी में मैंने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया, और यही मेरा कार्य है, और शायद यही सुनने के बाद इन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया है। बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये जो इवेंट के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि देखिए देश भर में वर्सेस काफी लोग आए, काफी एनजीओ आए, एक्टिविस्ट आए हैं, और ये कांग्रेगेशन है सबका, और इस बारे में थोड़ा आज का एक्सपीरियंस बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। प्योर इंडिया ट्रस्ट ने जो प्योर सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2022 जो आज रखा है, उस इवेंट के अंतर्गत आके मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है जो कुछ काम कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन शायद मैं जानती नहीं थी। उनसे मिलने का मौका मिला, यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। उससे बड़ी बात है कि ये सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 ऐसे एनजीओ हैं जिन्हें अवार्ड दिया जाता है, 10 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, जिसको हम चैंपियन अवार्ड बोल रहे हैं, कम्युनिटी चैंपियन अवार्ड। तो इस तरीके के लोगों से मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने ये चीज सिखा दी है कि किस तरीके से आप एक CSR फंडिंग को अप्रोच करें, कैसे उन्हें पकड़ें कि उनके साथ आप पैसा कलेक्ट करके, पैसा मांग कर, और अपने जो उद्देश्य हैं, जो समाज के अधिकारों के लिए और समाज को उभारने के लिए और उनके बेहतरी के लिए जो आप करना चाहते हैं, उसकी फंडिंग आप कैसे और कौन से CSR से ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मंच इन्होंने बनाया जहां पर एनजीओ, कम्युनिटी और CSR तीनों को एक साथ मिक्स कर दिया, और फिर इन सब लोगों ने एक दूसरे से बातें साझा करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि आप इतने सालों से ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही है, काफी इश्यूज है, गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट भी कर रही है आजकल, लेकिन आप इन फ्यूचर कैसे देखते हैं ट्रांसजेंडर के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, उसके लिए आपका योगदान क्या रहेगा? देखिए, मैं एक ही परिवर्तन के जैसा मैं देखूं अगर, तो मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि जिस तरीके से आम पुरुष और महिला स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति पढ़े। और सबसे बड़ा जो मैं बदलाव चाहती हूं, मैं जिसको देखना चाहती हूं और जिसके लिए मैं काम भी कर रही हूं कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेशन, कि कॉलेज और स्कूल में जब पढ़ रहा होता है बच्चा, उसी वक्त उसके माँ बाप को समझ में आ जाए कि हमारा बच्चा एक ट्रांसजेंडर बच्चा है, जिसका बायोलॉजिकल जेंडर कुछ और है लेकिन उसका एक्सप्रेशन कुछ और है। क्योंकि ये जब 25-27 साल पे जाके जब बच्चा खुद से डिक्लेयर करता है, पेरेंट्स को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पेरेंट्स को अगर समाज और टीचर समझा देंगे तो बड़ा आसान होगा। एक चेंज मैं ये चाहती हूँ। दूसरा बदलाव मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शादी, बच्चा गोद लेने का, इन सब चीजों का कोई अधिकार नहीं है। तो या तो ये अधिकार मिलना है, और नहीं तो ओल्ड एज होम बनाएंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सके। क्योंकि सड़कों पे मरते हुए मैंने ट्रांसजेंडर्स को देखा है, मेरी गोद में भी मरे हैं 2-2 ट्रांसजेंडर्स, तो मैं वो नहीं देखना चाहती। उसको खत्म करने का काम मैं करना चाहती हूँ बस। आप सुन रहे थे रेडियो 90.8 FM पर ये खास बातचीत हमारे डायरेक्टर विकास महापात्रा जी के द्वारा प्योर सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2022 और CSR सेमिनार के दौरान कई संस्थाओं के रिसन के साथ की गई थी। सुनने के लिए हमारे लिसनर्स का तहे दिल से धन्यवाद। रेडियो हीराखंड, हमारा कसुआ मन।